हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिन पहले एलसीए तेजस को डिस्कस करते समय हमने ये बात कही थी कि एलसीए तेजस की जो बीवीआर कैपेबिलिटी हैं वो अभी लिमिटेड है। दो ही मिसाइल्स अभी तक सर्टिफाई हुई हैं एलसीए तेजस के साथ, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए इजरायली डर्बी मिसाइल है और विद इन विजुअल रेंज के लिए रशियन R-73 है। डर्बी मिसाइल की बात करें तो जो डर्बी मिसाइल इंटीग्रेट करी गई है उसकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 50 से 60 किलोमीटर्स की है। हमने ये भी डिस्कस किया था तेजस के लिए IDER को भी प्रपोज किया गया है, जो कि डर्बी मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन है, जिसकी रेंज 100 से 120 यानी कि 100 to 120 किलोमीटर्स के आसपास की है। तो IDER का जो इंटीग्रेशन है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि दोनों मिसाइल में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो ये बस प्लग एंड प्ले वाली बात है। साथ में हमने डिस्कस किया था JF-17 के पास एक एज है BVR में, क्योंकि उसकी जो SD-10 है वो ज़्यादा रेंज देती है अगर हम कंपेयर करें डर्बी मिसाइल की मैक्सिमम रेंज से। तो इस चीज़ में बदलाव आ रहे हैं। एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तेजस मार्क 1A के आने से पहले ही अस्त्र मार्क 1 और एसरैम मिसाइल क्लोज कॉम्बैट के लिए इंटीग्रेट कर दी जाएगी एलसीए तेजस से। जहां तक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, अस्त्र मार्क 1 के जो ट्रायल्स हैं एलसीए तेजस से वो इस साल के अंत तक कर लिए जाएंगे। तो एक बार अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेट हो जाती है तो JF-17 पे एक बड़ा एज मिलेगा एलसीए तेजस को, क्योंकि ये मिसाइल करीबन 110 किलोमीटर तक की रेंज यानी कि 110 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कराने में सक्षम है। साथ ही साथ कैपेबिलिटी में ये एक्सीड करती है AIM-120C5 वर्जन को, जो कि पाकिस्तान के F-16 के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो BVR कॉम्बैट में एलसीए तेजस की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत जल्द ही बढ़ने वाली है। बाकी MBDA SRAM की बात करें तो उसके इंटीग्रेशन को भी प्लान किया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है। तो तेजस मार्क 1A के सर्विस में आने से पहले यानी कि 2023 से पहले ही इसे तेजस से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और क्लोज कॉम्बैट में R-73 के साथ ये इंटीग्रेट करी जाएगी। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि R-73 मिसाइल अभी भी कैपेबिलिटी में JF-17 की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल PL-5E2 से बेटर है, और ये जो एसरैम होगी वो चाइनीज़ PL-10E, जो उनकी सबसे लेटेस्ट क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, उसकी कैपेबिलिटी को मैच करेगी। बाकी इसका फ़ायदा एक और जगह मिलेगा जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि कोरिया टाइम्स के द्वारा ये न्यूज़ निकल कर आई है कि मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो फाइनलिस्ट हैं उसमें चाइनीज़ JF-17 है और कोरियाई FA-50 है। तो हमने तब भी इस बात पर डाउट उठाया था कि ये चीज़ पॉसिबल थोड़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि मलेशिया से जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेंगलोर आ रहे हैं एलसीए तेजस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो अगर उन्होंने फाइनलिस्ट चूज़ कर लिए हैं तो इवैल्यूएशन का कोई सेंस नहीं बनता है। साथ में JF-17 के फाइनलिस्ट होने पर भी हमने डाउट उठाया था, जिसमें हमने ये बात कही थी कि चाइना और मलेशिया के जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स और वेपन्स होंगे वो चाइना से आएंगे और पूरी तरीके से नए होंगे मलेशिया के लिए। साथ ही साथ इसका जो इंजन है वो RD-33 का एक वेरिएंट है यानी कि RD-93, जिसकी परेशानियों से मलेशिया पहले से ही काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है, क्योंकि पास्ट में वो MiG-29 को यूज़ कर चुके हैं। तो JF-17 के चांसेस काफ़ी कम है। तो इससे रिलेटेड ही एक अपडेट आया है, वो ये आया है कि कोरिया टाइम्स ने अपना आर्टिकल डिलीट कर दिया है। यानी कि जो हमारे डाउट्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, जो हमने क्वेश्चन उठाया था वो बिल्कुल सही था, और एलसीए तेजस जो है वो अभी भी मलेशिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में पूरी तरीके से है, जिसको एक बड़ा पुश मिलेगा अस्त्र मार्क 1 के इंटीग्रेट होने के बाद। क्योंकि एक बार अस्त्र मार्क 1 इसमें इंटीग्रेट हो गई तो पूरे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा कैपेबल फाइटर एलसीए तेजस ही निकलकर सामने आता है, और साथ में मलेशिया को इंजन कॉमनैलिटी मिलेगी अपने F-18 हॉर्नेट के साथ। साथ में ये अपनी शॉर्ट रेंज की मिसाइल शेयर करेगा उनके Su-30 MKM के साथ, और BVR के लिए मलेशिया अस्त्र मार्क 1 को यूज़ कर सकेगी। तो इंडिया के बार्टर सिस्टम को एग्री करने के बाद जो सबसे ज़्यादा चांसेस इस कंपटीशन में किसी एयरक्राफ्ट के लगते हैं वो एलसीए तेजस के ही लग रहे हैं। बाकी जो दूसरा एयरक्राफ्ट जिसके चांसेस सबसे अच्छे लगते हैं वो कोरियन FA-50 फाइटर के लगते हैं, जिससे हम एलसीए तेजस को पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों ही इजरायली रडार को यूज़ करते हैं, पर FA-50 के साथ इशू ये है कि अभी तक उससे कोई भी एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट नहीं करी गई है।
AIM-120 AMRAAM का इंटीग्रेशन जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर अभी तक नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ कैपेबिलिटी वाइज अगर बात करें तो FA-50 एक ट्रेनर से फाइटर बनाया गया है, वहीं पर LCA तेजस डिज़ाइन ही एज अ फाइटर किया गया था। तो तेजस को अच्छा खासा एडवांटेज है कोरियाई FA-50 पर। जो एक इशू आ सकता है जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो LCA तेजस के प्रोडक्शन पे है, जहां पर उसका प्रोडक्शन रेट जो है वो काफ़ी कम है। HAL को LCA तेजस का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ करना पड़ेगा अगर उनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स चाहिए, क्योंकि तेजस का जो सेल पोटेंशियल है वो साउथ अमेरिका में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अच्छा खासा नज़र आ रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ पर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जहां पर अमेरिका ने अपने F-15C एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हुए लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल स्कोर करी है, जिसमें एक AMRAAM मिसाइल को फायर करते हुए BQM-167 जो ड्रोन था उसे डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये रेंज कितनी है इसको नहीं बताया गया है। AMRAAM का AIM-120D वर्जन जो है वो यूज़ किया गया था, जो कि सबसे लेटेस्ट AMRAAM का वर्जन है, और यहाँ से मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये जो किल है उसको अचीव किया गया है गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर, और इस माइलस्टोन को अचीव किया गया है 28th टेस्ट एंड एवेल्यूएशन स्क्वाड्रन के द्वारा, जो कि फ्लोरिडा में आता है। तो कल ही हम इसकी बात कर रहे थे जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो और भी ज़्यादा कैपेबल होती चली आ रही हैं, और उससे जुड़ा ही ये अपडेट है जहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट एयर टू एयर जो किल है उसको रिकॉर्ड करी गई है। तो यहाँ पर कई सवाल भी उठते हैं, क्योंकि मीटियोर जैसी मिसाइल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, उनके भी टेस्ट हुए होंगे जहाँ पर लॉन्गेस्ट जो किल है उसको अचीव करके देखा गया होगा। तो अमेरिका अगर इसे लॉन्गेस्ट किल क्लेम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो AIM-120D है वो मीटियोर से ज़्यादा रेंज में टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। तो इस पर भी कई क्वेश्चन उठते हैं कि जो ड्रोन हिट किया गया था उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, वो कितना मनोरेबल था, किस स्पीड से फ्लाई कर रहा था। तो बहुत कम ही इस मिसाइल टेस्ट के बारे में बताया गया है, और ये चीज़ इसलिए करी गई है क्योंकि डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं वो, ताकि मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में पता ना लगे। बाकी जो पब्लिक फिगर में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो AIM-120D है वो करीबन 160 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। बाकी अमेरिका द्वारा पास्ट में AIM-54 फिनिक्स जैसी मिसाइल को भी यूज़ किया गया है, जिसकी रेंज अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती थी, पर उससे भी ये चीज़ क्लेम नहीं करी गई है कि उसने लॉन्गेस्ट किल अचीव करी हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट जो हैं वो खड़े होते हैं, और जो पब्लिक फिगर में मिसाइल की रेंज बताई जा रही है उस पर भी डाउट खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा है कि मिसाइल की रेंज जो पब्लिक फिगर में रेंज बताई गई है उससे ज़्यादा है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।